नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आधुनिक भारत में कृषि उद्योग व व्यापार की अगली सीरीज में आते हैं। मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 61। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? जॉर्ज वार्लो, जॉल सेर, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो बंद किया गया आपका डी, कॉर्नवालिस के द्वारा। 62। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी, तालुकदारी। तो सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की जिस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है वो है आपका अस्थायी बंदोबस्त। 63। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन सोर। तो जिस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 64। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई थी? लाहौर, बंगाल, मद्रास, दिल्ली। तो सी, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। 65। निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया? गंगा घाटी, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, बंगाल, अवध। तो अभी आया था मित्रों यही क्वेश्चन, मद्रास एवं मुंबई। तो रैयतवाड़ी मद्रास, मुंबई याद रखिएगा। नेक्स्ट 66। किस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया? वार्षिक बंदोबस्त ने, अस्थायी बंदोबस्त ने, महलवाड़ी बंदोबस्त ने, मिर्सादारी बंदोबस्त ने। तो जिस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया वो है अस्थायी बंदोबस्त। 67। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड, मैकॉले, हॉर्टेज, मैकेंजी। तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा गया आपके मार्टिन बर्ड को। 68। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी थी 3%, 5, 8 या 10%। तो पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी आपके 5% थी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं कृषि की, दूसरी तरफ नाम है जोनाथन डंकन, टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस और हॉल्ट मैकेंजी। देख लीजिए, अपना अनुमान लगा लीजिए, पॉज भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ए उत्तर सही है। तो कहने का मतलब है 4, 3, 2, 1। जोनाथन डंकन बनारस का अस्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। क्या हुआ? तुम ऐसे ऐसे किए ना। क्वेश्चन 70। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसमें ये स्वीकार किया गया वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। 71। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर, दैनिक समाचार चंद्रिका, मधुवृत्त, इंदु प्रकाश। तो जिस समाचार पत्र ने यह कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है वो है आपका सहचर। तो मित्रों डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, मैं स्क्रॉल जरूर कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 72। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जिसके शासनकाल में डाली गई वो है बी, लॉर्ड डलहौजी। 73। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण
आर कहा गया है। तो देख लीजिए कथन ए, डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। कारण आर, वे मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। ये दोनों कथन सही हैं, तो सही उत्तर है आपका बी। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। वे मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। 74, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर, हॉल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस। तो महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल जिसने की वो है हॉल्ट मैकेंजी। 75, सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसे लाभ मिला? ब्रिटिश उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को, भारत सरकार को, भारत की जनता को। तो सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से आपके फ़ायदा मिला ब्रिटिश उद्योग को। 76, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्त, महादेव गोविंद रानडे, कार्ल मार्क्स। तो भारत के आर्थिक इतिहास को जिसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था वो हैं आपके डी. कार्ल मार्क्स। 7, अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था 1/4वां, 1/6वां, 1/11वां, 1/12वां। तो अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था आपके 1/11वां। 78, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया। हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए। डी, ए गलत है, आर सही है। हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी, ये कथन आपका सत्य है। 79, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ढाका, चटगांव और हुगली, हुगली, हावड़ा और मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर। तो जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की वो हैं वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। सॉरी मित्रों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। अभी ये प्रश्न आया था मित्रों, जोनाथन डंकन, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी वो किस कृषि भूमि व्यवस्था से संबंधित है? तो देख लीजिए सही उत्तर आपका डी, 4, 3, 2, 1 जोनाथन डंकन। बनारस का स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी, महलवाड़ी बंदोबस्त। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। 82, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया? जेम्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट, जॉन शोर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सलाहकारों में से जिसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था वो थे आपके जेम्स ग्रांट। देशों में किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई अथवा भारी चुंगी लगाई? स्पेन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो जिसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई अथवा भारी चुंगी लगाई वो है आपका डी, हॉलैंड। 84, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था वो है आपका सी, अस्थायी बंदोबस्त। 85, अस्थायी बंदोबस्त
अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था? 1/4, 1/6, 1/11 या 1/2? तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था सी 1/11। 86 मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक थे? कॉर्नवालिस, विंगटे, क्लाइव, मुनरो। तो मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के प्रतिस्थापक थे आपके मुनरो। 87 भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो देख लीजिए, अस्थाई भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, मैसूर विजय के बाद। तो भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन जिसके बाद आरंभ हुआ वो है आपका दीवानी प्रदान करने के बाद। 88 पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला था आपके ए दादा भाई नौरोजी। बिहार तथा उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी? सामाजिक रीति, धार्मिक कृत्य, बधुआ मजदूरी का एक रूप, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था। तो बिहार तथा उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा आपकी थी सी बधुआ मजदूरी का एक रूप। 90 भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक आपका सी बैंक ऑफ कलकत्ता। 91 सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ क्लाइव ने किया। 92 किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों तथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्त, एम.जी. रानडे। तो इस तरह से वर्गीकृत करने वाला आपके आर.पी. दत्त। 93 भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? कलकत्ता से रानीगंज, बॉम्बे से पूना, कलकत्ता से जमशेदपुर, बॉम्बे से ठाणे। तो भारत में पहला रेल मार्ग जहाँ से जहाँ तक के लिए खुला था वो है डी बम्बई से ठाणे। 94 भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ? चाय, कॉफ़ी और नील, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में, सूती कपड़ों में, जूट मिलों में। तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश आपका हुआ रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में। 95 निम्नलिखित में कौन अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो देख लीजिए, इसने सरकार के लिए वार्षिक निश्चित भू राजस्व सुनिश्चित किया। तो ये अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में से नहीं था। सही है गलत? तो ये अस्थायी बंदोबस्त के गुण है। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्तों से मुक्त हो गई। तो ये भी गुण में है। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया, बिल्कुल किया। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। तो ये मित्रों गलत है, ऐसा नहीं हुआ। 96 भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो पहली बार जिस गवर्नर जनरल के समय तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी वह है लॉर्ड डलहौजी। 97 1793 की अस्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला? राज्य को, जमींदारों को, ग्राम सभाओं को,
व्यक्तिगत रूप से किसानों को। तो 1793 की अस्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व आपके मिला जमींदारों को। 98 निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषताओं में से नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया गया था। इसके 3 पक्ष थे, यथा सरकार, जमींदार एवं रैयत। इस व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व अस्थायी तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया। चौथा, भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित थी। तो जो विशेषताओं में नहीं है वो है डी। बाकी ABC अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषता है। धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 1896, 1902, 1906, 1935। तो धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके 1896 में स्वीकार किया। 100 निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, सूरत कांग्रेस, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा, रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो सही उत्तर है आपका B 1, 3, 2, 4। मतलब पहले सूरत कांग्रेस, फिर रॉलेट एक्ट, फिर साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा और अंतिम में गांधी इरविन समझौता। सॉरी मित्रों, गांधी इरविन समझौता। 101 आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम आपके दादा भाई नौरोजी ने की। 102 भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था? श्री व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने जिस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया वो है आपका सी। मित्रों, पहले इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। 103 निम्नलिखित में से कौन अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो देख लीजिए, इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। तो ये मित्रों अभी आया हुआ था, सही उत्तर डी है। के द्वारा इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के लिए। तो कथन ए, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया। कारण आर, हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी। तो सही उत्तर देख लीजिए सी। ए गलत है, आर सही है। तो आर, हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी। ये देख लीजिए। अगला हमारा चैप्टर रहेगा, जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।